हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। आज डेट है 6 फरवरी 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। फ्रंट पेज पे अगर देखें तो आपके सामने है एक तो कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विस रीस्टोर कर दी गई है। बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है ये, आप कह सकते हो कि जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 के अंडर, उसको एक तरीके से एब्रोगेट कर दिया गया था, इनफेक्टिव बना दिया गया था। बट वहाँ पर सिविल वायलेंस होने का कुछ प्रॉब्लम थी या फिर कंसर्न था, और रही सही में टेररिस्ट का थ्रेट तो हमेशा बना रहता है ही। तो उस चीज़ की डर की वजह से गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया था। इस वजह से 4G सर्विसेज वहाँ पर अभी तक बंद थी, बट अभी रीस्टोर कर दी गई हैं पूरी यूटी में। ओके, और इस चीज़ को ट्रेडर्स ने, होटेलियर्स ने और टीचर्स ने वेलकम किया है कि अब हमारा जो है एक ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है वो हम इंश्योर कर पाएंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं इस आर्टिकल में। इधर आप देखोगे कि फाइज़र के वैक्सीन को हमारे यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिला, क्योंकि जो एडवर्स इवेंट हो रहे थे ना वैक्सीनेशन के बाद में, वो बहुत ज़्यादा हैं फाइज़र के, इसलिए फाइज़र को अब मना कर दिया गया है। तो फाइज़र ने अपनी एप्लीकेशन को भी विड्रॉ कर लिया। बाकी और कुछ काम का है नहीं इस आर्टिकल में, ये भी बिल्कुल काम का नहीं है, ये भी बिल्कुल काम का नहीं है हमारे लिए आर्टिकल। आगे अगर चलें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाते हैं ये दो, जिसमें एक में तो हम बात करेंगे कि आरबीआई ने ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अपना डिक्लेयर किया है कि 2021-22 में इंडियन इकोनॉमी जो है वो 10.5% से ग्रो करेगी, राइट। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि सीआरआर को भी राइज करेगी, जो कैश रिजर्व रेशो होता है उसको भी आरबीआई जो है वो आने वाले मई 2021 तक राइज कर देगी 1% से। दो बार कदम उठाएगी, एक बार अप्रैल 27 को और फिर मई में, ऐसे करके 0.5% राइज किया जाएगा। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और इसी के सीक्वेंस में हम सीधा बात भी करेंगे फिर जब इकोनॉमी पेज पे जाएंगे, इसी चीज़ को और एलैबोरेटली समझाया हुआ है। साथ में ये वाला आर्टिकल जिसमें गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस दिया है बजाय कि हैंडआउट देना। हैंडआउट का मतलब हो गया कि जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो दिए जाते हैं ना, उसकी बजाय बोले ज़्यादा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को इंश्योर करना है ना हमें, तो हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए किस पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो एक ये आर्टिकल देखेंगे, तो दो आर्टिकल तो देखो फ्रंट पेज पे हैं। फिर आगे हम देखें तो जैसा कि 2020 का सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो हुआ था वो देखो कोविड-19 सर्कमस्टांसेस के अंडर हुआ था और तैयारी भी नहीं हो पाई थी। कई लोग एग्ज़ाम देने भी नहीं पहुंच पाए थे। तो जिन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था ना 2020 वाला, तो उन लोगों को वाकई में एक मौका उनका निकल गया। अब ज़िंदगी में कब वापस मौका मिलना है नहीं पॉसिबल। तो एक पिटीशन लगी हुई थी और उसी पिटीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट और सेंटर के बीच में बातचीत हो रही है और सेंटर ने अपना एक एफिडेविट, अब लेटेस्ट एफिडेविट सबमिट किया है और उसमें कहा है कि हम एक्स्ट्रा चांस देने के लिए तैयार हैं, पर देंगे किनको, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था 2020 का जो एग्ज़ाम था प्रीलिम्स वाला। समझ गए? ऐसा नहीं कि जिनका थर्ड अटेम्प्ट था, फोर्थ अटेम्प्ट था, सेकंड लास्ट था या फिर फर्स्ट या सेकंड था, उनको एक्स्ट्रा चांस मिलेगा नहीं। और ये सिंगल टाइम ही इवेंट है, ऐसा नहीं है कि आगे फिर कोई क्लेम करने लग जाए कि हाँ हमें भी एक्स्ट्रा चांस दो, हमारा भी लास्ट अटेम्प्ट अब हो गया पूरा। ऐसा नहीं है, केवल कोविड-19 सर्कमस्टांसेस को देखते हुए और ये चीज़ अलाउ की जा रही है कि जिन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था उन लोगों को एक मौका और दिया जाए। और वो मौका कौन सा होगा? 2021 का एग्ज़ाम होगा, वही, आगे बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ इस आर्टिकल में बताई हुई, बाकी और कोई काम की है नहीं अपने पास में न्यूज़। बाकी आपके सामने ये देख रहे हो कि $130 बिलियन का आप देखोगे मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा हमारे डिफेंस फोर्सेस को आने वाले 8 सालों में। ये बात कही गई है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो इस आर्टिकल को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा इसी पेज पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने अपनी तरफ से लोगों को कहा है, मतलब जो एमपीज़ हैं उनको ये कहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपने एरियाज़ में डेवलपमेंट इंश्योर करें, जिसके लिए स्कीम का नाम लिया है MP लेड, जिसका फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो आपको इस स्कीम के बारे में थोड़ा पढ़ना है, और संसद आदर्श ग्राम योजना, ये दोनों स्कीम्स के बारे में बोले। इन स्कीम्स के अंडर में आप अपने लोकल एरियाज़ को डेवलपमेंट प्रोवाइड करो। ये चीज़ बात बोली गई किसके द्वारा? हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, देखते हैं आगे। अब हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे। एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट है आज। पहला तो जो बिहार और उत्तराखंड पुलिस ने जो नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है ना कि वो जब भी पासपोर्ट रिलीज़ करेंगे तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जब पुलिस का जो स्टेटमेंट लिया जाता है
तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखेंगे, अच्छा आर्टिकल है, क्या पूरा प्रोविज़न है और क्या अभी तक के डेवलपमेंट्स रहे हैं पासपोर्ट इशू करने में, अगर किसी को पासपोर्ट नहीं मिला तो उसके पास में क्या ऑप्शन है। दूसरा हम देखेंगे स्क्वायर किलोमीटर एरे, ये एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप बनाई जा रही है, 2 कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड करेगी। एक तो है अफ्रीका, अफ्रीका में भी मेनली कौन सा कंट्री, साउथ अफ्रीका, और दूसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ओके, इन दोनों पर आप देखोगे, इस आर्टिकल को हम देखेंगे डिटेल में, और इंडिया भी पार्टिसिपेंटिंग पार्टी है। फिर बात आ जाती है कि जो अभी रिसेंटली टूल किट करके बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही थी, उस टूल किट के बारे में ग्रेटा थनबर्ग, ये एक टीनेजर है स्वीडन की जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, तो इसने क्या है एक ट्वीट किया था और उसमें टूल किट को मेंशन किया था। तो ये टूल किट होते क्या है और हमारे इंडिया में ये बात अब कैसे राइज हो रही है और फार्मर्स के प्रोटेस्ट के साथ में इसका क्या लिंक है, जानेंगे इस आर्टिकल को डिटेल में। फिर हम आ गए हैं इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे हमारे सामने है फर्स्ट आर्टिकल, तो ये रहा कि आरबीआई जो है अब रिटेल इन्वेस्टर्स को भी अलाउ करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का टारगेट है 12 लाख करोड़ रुपए 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में उठाना लोन के तौर पे। तो उसके लिए आरबीआई ने ये चीज़ अलाउ की है, देखेंगे इस आर्टिकल को। और दूसरा आर्टिकल है कि सीआरआर को अब आने वाले टाइम पे 2 प्रोन्स्ड स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसमें एक बार 0.5% फिर एक बार 0.5%, इस तरीके से सीआरआर राइज हो जाएगा तो मार्केट से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया जा सकेगा, जिससे कि इन्फ्लेशन का जो डर है वो ना बने, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी हम देखेंगे। तो 2 आर्टिकल्स तो यहाँ से हो गए। इसके अलावा आप देखोगे एक और आर्टिकल है जो हम देख सकते हैं, क्योंकि ये बजट से एसोसिएटेड ही है, बट थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि बजट में बोरोइंग पे ज़्यादा रिलायंस रखी है बजाय की टैक्सेशन, मतलब टैक्स ना तो बढ़ाया गया है, जबकि गवर्नमेंट जो अभी हमने बात की प्रीवियस आर्टिकल में कि 12 लाख करोड़ रुपए तक उधार लेने के लिए गवर्नमेंट तैयार हो रही है, कैसे भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो यह आर्टिकल भी हम देखेंगे। ऐसे करके आप देखते हैं एक एक आर्टिकल को डिटेल में। हाँ, एक आर्टिकल और है यहाँ पर आपके सामने कि ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से जब गूगल न्यूज़ एक्सेस करेगा तो अब गूगल को पे करना पड़ेगा। ये चीज़ फाइनल हो गई है। पहले तो देखो गूगल ने धमकी भी दी थी कि हम यहाँ से विड्रॉ कर जाएंगे, दूसरे कंट्रीज़ में चले जाएंगे, बट ऑलरेडी ये जो गूगल है ये जर्मनी और ब्राज़ील में इस तरीके की प्रोविजंस पे काम कर रहा है कि वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसीज है जो कितनी मेहनत से न्यूज़ इकट्ठा करती है और गूगल उस न्यूज़ को इंटरनेशनली पब्लिश कर देता है और खुद पैसे कमाता है। तो इस चीज़ को लेकर के कैनबरा में एक लेजिस्लेशन आया था और उस लेजिस्लेशन को लेकर के ही अब गूगल के ऊपर प्रेशर भी है और गूगल को ये चीज़ करनी भी पड़ रही है। और कैनबरा में जो लेजिस्लेशन ऑस्ट्रेलिया कैपिटल में जो लेजिस्लेशन आया था उसमें दोनों प्रोविज़न थे। कौन से? एक तो फेसबुक के ऊपर भी था और एक गूगल पे भी था कि भाई आप लोगों को अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी और जो भी पैसा आप इंटरनेशनली इन न्यूज़ को स्प्रेड करके कमा रहे हो उसका हिस्सा पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है इस आर्टिकल में। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है कि ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आरबीआई ने अपनी तरफ से डिक्लेयर की है कि इंडिया की इकोनॉमी 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में 10.5% की रेट से ग्रो करेगी और साथ में आरबीआई 2 स्टेजेस में सीआरआर को राइज करेगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब सीआरआर क्या होता है वो हम जान लेते हैं। देखो ये वो अमाउंट है या फिर वो रेशियो है जो कि बैंक्स को आरबीआई के साथ में रखना होता है एक सिक्योरिटी के तौर पे, इसलिए इसको बोल दिया कैश रिजर्व रेशियो। और आपको जानने की ज़रूरत है यहाँ पर कि कैश रिजर्व रेशियो अगर बैंक आरबीआई के पास में रखते हैं और करंटली ये 3% चल रहा है जिसको आरबीआई बढ़ा करके 4% कर देगा मई 2022 आते आते, तो इस केस में सीआरआर पर क्या आरबीआई ब्याज देता है? जी बिल्कुल भी नहीं, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं देता है आरबीआई। ये एक तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का एक स्टांस आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से डाले हैं उसमें एक और ऐड ऑन कर दिया गया है कि आरबीआई अब रिटेल पार्टिसिपेशन को भी अलाउ करेगा कि कोई भी अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करना चाहता है, एक इंडिविजुअल, इवन आप या फिर मैं, अगर हम भी परचेज करना चाहें तो डीमैट अकाउंट खुला करके आरबीआई में हमारा अकाउंट ओपन हो सकता है। आरबीआई का जो पोर्टल है ई कुबेर, उसमें हमारा अकाउंट ओपन हो सकता है और उसके बाद में हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं, जो कि आप जानते हो कि सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाता है अगर बॉन्ड मार्केट की बात की जाए। क्योंकि गवर्नमेंट का एक टारगेट क्या है
कि बोरोइंग करनी है गवर्नमेंट को 2021-22 में लगभग 12 लाख करोड़ की। अब इतना रुपया अगर मार्केट से गवर्नमेंट उठाती है ना, तो देखो प्राइवेट सेक्टर का क्राउड आउट हो सकता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास में इसके स्पेस कम बचेगा और फिर वो अगर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर जो स्टिमुलस गवर्नमेंट ने दिया है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बढ़ाना चाह रही है, उसका फिर फायदा नहीं मिलेगा इकोनॉमी को। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी मार्केट में पैसा अवेलेबल रहे और गवर्नमेंट भी पैसा उठा सके, इसलिए आरबीआई ने ये अलाउ, मतलब गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ में मिलके और ये फाइनलाइज किया है कि अब रिटेल इन्वेस्टर्स को भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करना चाहिए, और यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। चलते हैं आगे। बाकी आगे इस आर्टिकल में वही चीज़ें बताई जा रही है जो आपको ऑलरेडी पता है। एक तो ये कि Q2 2020-21 में आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि रिवाइवल की कैटेगरी में या रिवाइविंग की कैटेगरी में कंसीडर हो रहे हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस है, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन पर भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इससे लोगों में भी कॉन्फिडेंस है, तो आप देखोगे गुड सर्विस है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो एक रोबस्ट पेस की एक्सपेक्टेशन है और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके आरबीआई जो है वो अब टारगेट कर रहा है कि कैसे भी करके मार्केट में एक बार तो लिक्विडिटी बनी रहे, उसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, बट धीरे धीरे जैसे इकोनॉमी में थोड़ी सी रोबस्टनेस आती है, स्ट्रेंथ आती है, उसके बाद में धीरे धीरे उस पैसे को हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये है आरबीआई का पूरा अभी जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें। अब डिमांड की बात करें तो डिमांड भी कहीं ना कहीं रिवाइवल पे है। सर्विस इंटेंसिव कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज जो कहीं ना कहीं क्राइसिस में थी वो भी अब रिवाइवल पे है। बट बात क्या आ जाती है कि क्या वाकई में हमें और कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है? जी नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन हमें बरतने की ज़रूरत है, कोशिश रहने की ज़रूरत है, सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा आर्टिकल देखते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है कि एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी से इंटरव्यू है, जिसमें ये बोला है कि गवर्नमेंट ने हैंडआउट्स देने की बजाय ज़्यादा फोकस किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। इससे क्या होगा? बोलो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। अभी अगर हम देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इस बजट में 2021-22 में जो अलोकेशन किया गया है वो पिछले एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में 34.46% ज़्यादा है। ये आप देख सकते हो कि इससे क्या होगा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, अपने आप बूस्ट, इन्वेस्टमेंट में भी बूस्ट देखने को मिलता है, जॉब भी जनरेट होती है और इनकम भी इंप्रूव होती है। जैसा कि हैंडआउट्स की यहाँ पे बात की जाए तो जिसमें जनधन योजना हो गई या फिर नरेगा जैसी स्कीम्स हो गई, इन स्कीम में क्या होता है कि इमीडिएटली एक इंडिविजुअल को सीधा बेनिफिट पहुंचता है, उसमें सीधा उनके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाता है। बट अभी जो किया जाएगा वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर। तो इसका बताया जा रहा है कि 2.5 से 4.2% तक का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट जितना कैपिटल लगाएगी उससे ज़्यादा फ़ायदा हमें होने वाला है। और नॉर्मली जो हैंडआउट्स हैं वो तो देखो इमीडिएट रिलीफ देनी है जो पुअर हैं या अनस्किल्ड लोग हैं जिनको जॉब देने के लिए। तो नरेगा और पीडीएस के लिए भी तो अलोकेशन डिमांड के हिसाब से चलते रहते हैं ना। तो यहाँ पे राइट, ये जो सेक्रेटरी हैं ये बोलना चाह रहे हैं कि नरेगा और पीडीएस के लिए भी तो एडिक्वेट बजट अलोकेट टाइम टू टाइम होता रहता है। साथ में अगर हम देखें ये जो स्पेंडिंग पुश रहेगा इसमें थोड़ा सा ये है कि हाँ कंसोलिडेशन, फिस्कल कंसोलिडेशन का हमें थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। बट हाँ आरबीआई ने हमें पता ही है कि अभी जो रेपो रेट है, पॉलिसी रेट्स है, उनको राइज करने से एक बार रोका है खुद को, तो थोड़ा सा देखो स्पेस गवर्नमेंट के पास में भी बच जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी करने की नहीं सोची है कि स्पेंडिंग पुश करके जल्दी से जल्दी पैसा डाल करके और फिर बाद में रेवेन्यू कलेक्ट करने लग जाए। नहीं, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे आप देखोगे तो ओवरऑल जो फिस्कल डेफिसिट है ना उसको 4.5% तक लाने का टारगेट रखा है, वो भी 2025-26 तक। और अभी आप देखोगे तो करंटली 6.5% पर टारगेट रखा है नेक्स्ट फिस्कल में 2022-23 वाले में। कहने का मतलब सरकार जल्दबाजी में नहीं है कि जल्दबाजी में फिस्कल डेफिसिट को जल्दी से कवर किया जाए, क्योंकि अभी ज़रूरत क्या है? स्टिमुलस की। अगर उसको रोक लिया जाएगा ना तो वो हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ठीक है, नरेगा की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं और बाकी मुझे इस आर्टिकल में कुछ लगा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है कि हमारी फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए 130 बिलियन डॉलर का टारगेट रखा है या फिर टारगेट है गवर्नमेंट का आने वाले 8 सालों में। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा है। ठीक है, इसमें दोनों काम होंगे। देखो, एक तो काम होगा कि हम सेल्फ रिलायंट बने और दूसरा काम होगा
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बने। तो यहाँ पर जो सेल्फ रिलायंस की बात आती है ना, उस चीज़ को भी यहाँ पर क्लियर किया है कि हम सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं है कि हम आइसोलेट हो रहे हैं या फिर क्लोज इकोनॉमी की तरह परफॉर्म करेंगे, नहीं जी, हम ग्लोबलाइजेशन में इंटीग्रेटेड मैनर में फॉर्म करेंगे, जहां पर इंडिया एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर के तौर पे निकल के आए, ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करें और उससे इंडियन इकोनॉमी में और ज़्यादा बूस्ट गेन किया जा सके। तो पॉइंट क्या है, सिक्योरिटी और एनहेंस करने के लिए मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में आने वाले 7 से 8 सालों में $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। साथ में ये भी टारगेट है कि $5 बिलियन का एक्सपोर्ट भी करना है हमें 2024 आते आते, अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो। इसमें दोनों काम आ गए, सेल्फ रिलायंस भी और एक्सपोर्ट में भी हमारा इंक्रीज करना पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल लेवल पे। इसी में आप देखोगे ये एरोस्पेस हो रहा था, एक्सरसाइज हो रही थी, तो उसी एक्सरसाइज में आप देखोगे वहाँ पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी भी वहीं पे प्रेजेंट थे, एरो इंडिया जो एक्सरसाइज थी उसमें। तो वही बात इन्होंने रिपीट की है कि सेल्फ रिलायंस हमें डिफेंस सेक्टर में भी लेकर के आना है, एफडीआई भी अट्रैक्ट करनी है, वो सारी चीज़ें। तो आने लास्ट वही बात अपनी गवर्नमेंट की बता रहे कि पिछले 6 सालों में जो कुछ भी हुआ है। फिर बात यहाँ पर आ जाती है मिशन सागर की, कि मिशन सागर में इंडियन ओशियन रीजन में जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ में हमारे अच्छे रिलेशन हमने मेंटेन किए। इवन कोविड वैक्सीन को सप्लाई करने में भी हमने बिल्कुल देरी नहीं की, वैक्सीन भी हमने उन लोगों को सप्लाई किया है, ठीक है। तो इसके लिए आप देखोगे कि आपको मिशन सागर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी डिफेंस एक्सपोर्ट की 2000 करोड़ 2015 में क्या था, 20 में, ये हमारा बैकग्राउंड बता रहा है कि इस तरीके से कि 2015 से 2020 के बीच में डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो कर गया है 2000 करोड़ रुपए से, कितना, 9000 करोड़ तक बढ़ गया है। तो अब टारगेट कितना है, हम ये तो रुपए में है, हमारा टारगेट क्या है, $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करना डिफेंस में। आगे चलते हैं। फिर बाद में आर्टिकल आ गया कि वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा है, जो गवर्नमेंट है और मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उनको ये कहा है कि आपको जो एमपीलैड स्कीम में जितना पैसा मिलता है तो उसको आप सांसद आदर्श ग्राम योजना में इन्वेस्ट करो, इससे मॉडल विलेजेस भी डेवलप होंगे। अब देखो इसमें मैं तो इकोनॉमिक्स भी थोड़ी लगाना चाहूँगा कि इससे क्या होगा, मार्केट में अपने आप ही देखो रोजगार भी तो मिलेगा ना, जब गाँव में इन्वेस्टमेंट होगा और रोजगार मिलेगा तो इकोनॉमी को बूस्ट ऑटोमेटिक, और रूरल इकोनॉमी जब स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करना शुरू कर देती है ना, तो फिर बाद में इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही आप देखोगे ये जो स्कीम है एमपीलैड, ये शुरू हुई थी 1993 में और अभी तक लगभग 19.47 करोड़ वर्क्स किए जा चुके हैं, छोटे बड़े मिला करके। तो इससे क्या होगा, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने से जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, जो भी कमियां हैं गाँव में, और साथ में जॉब भी क्रिएट की जा सकती हैं। आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं एक्सप्लेन पेज पे, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट के लिए क्या पुलिस वेरीफाई करने वाली है, मतलब पुलिस क्या वेरीफाई करने वाली है। रिसेंटली कुछ ऑर्डर और डायरेक्शन डिक्लेयर किए गए हैं बिहार और उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा, और उसमें ये देखा जाएगा कि जिन भी पर्सन इंडिविजुअल्स को पासपोर्ट इश्यू किया जाएगा तो उसके पहले उनका सोशल और पॉलिटिकल व्यू भी एक तरीके से चेक किया जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने बिहेव किया था प्रीवियसली। बिहार पुलिस ने अपने नोटिस में क्या लिखा है कि अगर कोई इंडिविजुअल इंडल्ज्ड है, इन्वॉल्व है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में, उस टाइम पे जब लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट हो रहा हो, कहीं कोई प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा हो, कहीं सड़क जाम हो रहा हो, उस टाइम पर तो रोड ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब करेगा ना, तो भी कहीं ना कहीं उसको पासपोर्ट लेने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। इवन उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब लेने में, फाइनेंशियल ग्रांट लेने में या बैंक लोन लेने में भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उत्तराखंड पुलिस थोड़ा और आगे चली गई और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एंटी नेशनल और एंटी सोशल स्टेटमेंट अगर सोशल मीडिया पे देगा तो उसको भी पासपोर्ट लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे ये ऑर्डर है ना, इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो इन ऑर्डर्स को कहीं ना कहीं एंटी डेमोक्रेटिक भी बताया जा रहा है। तो अब बात यह है कि पुलिस क्या वेरीफाई करेगी पासपोर्ट के टाइम पे। देखो, जब भी हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन एक स्टेज आती है जहाँ पर पुलिस अपना फीडबैक देती है। तो एक फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है, एड्रेस का, एक इंडिविजुअल का, और उसके अलावा कि पिछले टाइम में उस इंडिविजुअल ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व था क्या, वो उसके बारे में भी पता किया जाता है, और पुलिस फिर बाद में अपनी तरफ से रिकॉर्ड फॉरवर्ड करती है पासपोर्ट ऑफिस में। अब होता क्या है
कि एप्लीकेंट जो है उसको ज़रूरत होती है कि वो अपने बारे में, क्रिमिनल केसेस के बारे में खुद ही मेंशन कर दे, या फिर पुलिस जब वेरीफाई कर लेगी तो वो वेरिफिकेशन पुलिस का कहाँ पर जाता है, फिर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में, और फिर वहाँ पर स्क्रूटिनी प्रॉपर वे में होती है। तो रिपोर्ट जनरली 3 कैटेगरीज में जाती है। एक तो होती है क्लियर, जी बिल्कुल थम्स अप, दे दो पासपोर्ट। दूसरा फैक्चुअल, कि हाँ प्रीवियसली ये कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था तो इसको आप एक बार चेक कर लेना। और तीसरा है नॉट रिकमेंडेड, मतलब पासपोर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे देश के लिए घातक साबित हो सकता है अगर आउट ऑफ इंडिया चला गया तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें। अब पुलिस का जो ये रिकमेंडेशन जा रहा है ना, ये जो वेरिफिकेशन जा रहा है, ये आरपीओ पे बाउंडिंग नहीं है। आरपीओ जो है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, वो अपने हिसाब से सोच समझ के फिर आगे बढ़ते हैं, समझ गए। तो पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कि बहुत ज़्यादा ही बाउंडिंग हो जाता है, बाइंडिंग नहीं है, वहाँ पर वो आरपीओ जो है अपने हिसाब से इशू करेंगे। अब बात आ जाती है कि अगर पासपोर्ट को री इशू करवाना है तो देखो उस टाइम पे पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मान लो कि एप्लीकेंट कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे री इशू करवाना चाह रहा है, जैसे कि मान लो कि उसका उसका जो पासपोर्ट है वो चोरी हो गया है या फिर कहीं खो गया है, तो इस वजह से अगर वो री इशू करवाना चाह रहा है ना पासपोर्ट को, तो पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पुलिस वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात आ रही है कि किस तरीके के क्रिमिनल एंटीसेडेंट्स को पुलिस रिकॉर्ड में लाती है, मतलब कि एक इंडिविजुअल का पास्ट रिकॉर्ड कैसा हो जिसको पुलिस अपने रिकॉर्ड में मेंशन करती है। तो अगर उसको देखें हम, देखो पुलिस एफआईआर को चेक करती है किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में, और आप देखोगे कहीं पर भी पासपोर्ट एक्ट या पासपोर्ट रूल्स 1980 में ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि एप्लीकेंट जो है वो सोशली और पॉलिटिकली किस तरीके का बिहेव करता है और उसके अगेंस्ट में पुलिस अपना वेरिफिकेशन दे। तो कहने का मतलब ये है कि पासपोर्ट रूल है ना, पासपोर्ट एक्ट है, वो भी सोशली और पॉलिटिकल बिहेवियर को एक तरीके से कंसिडरेशन में नहीं लेता जब आप पासपोर्ट रिलीज करते हो। तो जब पुलिस इस तरीके से, जैसे मान लो कि मोटर व्हीकल ऑफेंस में कहीं फंसा हुआ है या कोई ट्रैफिक सिग्नल को जंप कर दिया, तो उनके बारे में भी कोई अकाउंटिंग नहीं है इन लॉज में। तो अब ये पुलिस ने अपनी तरफ से जो नोटिफिकेशन डाले हैं ना, तो वो देखने वाली बात है कितना क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन जो होता है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब बात आती है कि अगर पुलिस ने नॉट रिकमेंड कर दिया तो नॉट रिकमेंड कर दिया तो एक ही तरीका आ गया कि वो इस बात को लेकर के इंडिविजुअल कोर्ट में जा सकता है। और पहले बहुत सारे केसेस ऐसे गए हैं जहां पर इंडिविजुअल्स को जीत हासिल हुई है, और फाइनल कॉल जो होता है ना वो होता है देखो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, कि हाँ वाकई में पुलिस की रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन को कंसिडर करना है या फिर नहीं। और इसके अलावा पुलिस जो है थ्रू आउट कंट्री बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को, और उन्होंने भी अपनी तरफ से कई बार तो रिजेक्ट किया है कि भाई पुलिस तो अपने हिसाब से पता नहीं क्या दिमाग लगाती है, और फिर भी पासपोर्ट इशू कर दिए गए हैं। तो कहने का मतलब कि पुलिस अगर यहाँ पे कुछ करने की कोशिश भी करती है तो आगे भी स्क्रूटिनाइज होने का स्कोप है। ये केवल एक आप कह सकते हो कि डराने का तरीका है या फिर रोकने का तरीका है कि कोई भी इन प्रोटेस्ट में इनमें पार्टिसिपेट ना कर पाए। अब बात आ जाती है कि कैसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनके अंडर में गवर्नमेंट जो है वो लॉफुली डिनाई कर सकती है पासपोर्ट को, गवर्नमेंट मना कर दे, ऐसा क्या है। देखो पासपोर्ट एक्ट में पासपोर्ट देने से तब मना किया जा सकता है जब ये हो कि हाँ जो कोर्ट है उसके अंदर वर्डिक्ट फाइनलाइज हो गया है कि हाँ ये क्रिमिनल है, या फिर 2 या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा उसको हो चुकी है। तो इसमें पहला सेट तो ये है कि इंडिविजुअल को पासपोर्ट डिनाई तभी किया जा सकता है जब इंडिविजुअल सिटीजन ही ना हो इंडिया का, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इंडियन सिटीजन ना होकर के इंडियन पासपोर्ट लेकर के अगर वो क्राइम करता है तो इंडिया का नाम खराब हुआ कि नहीं। इसी तरीके से इंडियन सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए भी प्रिजुडाइजल हो सकता है, घातक साबित हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके अगर वो डिपार्चर कर जाता है इंडिया से तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए घातक हो सकता है, तो डिनाई किया जा सकता है, और इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस को बिगाड़ सकता है दूसरे देश में कहीं जाकर के अगर वो कोई हमले कर दे, आतंकी हमले कर दे। तो इस तरीके से पासपोर्ट देने से पहले गवर्नमेंट इन चीज़ों को मेंशन या फिर कंसिडर करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू जब भी करती है ना पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो एप्लीकेंट के बारे में पूरा चेक करती है, और ये भी देखती है कि कहीं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो घातक नहीं है ये भी ध्यान में दिया जाता है। दूसरा सेट क्या है कि इंडिविजुअल को पासपोर्ट तब डिनाई किया जाएगा अगर वो एक टाइम में 5 साल, मतलब अभी जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है ना, मान लो आज की डेट हो गई 6 फरवरी, तो पिछले 5 सालों में उसने
क्या काम किया है, क्या वो कन्विक्ट हुआ है किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में, तो भी ध्यान दिया जाएगा। क्या वो इन्वॉल्व रहा है मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब पब्लिक मॉरल को डिस्टर्ब करने में या वायलेट करने में, तो भी, या फिर 2 साल की उसको जेल हुई है, 2 साल से कम नहीं, 2 साल से ज़्यादा चल जाए या 2 साल, तो भी उसको डिनाई किया जा सकता है पासपोर्ट देने से। तो एप्लीकेंट को पासपोर्ट डिनाई करने के लिए देखो, ऑफेंस जो है ना एलिगेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए उसका। साथ में अगर किसी क्रिमिनल कोर्ट में मान लो किसी के अगेंस्ट में कोई केस पेंडिंग है, तो भी पासपोर्ट को डिनाई किया जाएगा, पर तब किया जाएगा जब वो क्रिमिनल कोर्ट ये कह दे कि वाकई में इसको पासपोर्ट देना घातक साबित हो सकता है। समझ गए? तो ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर रेमेडी क्या है अगर डिनाई कर दिया गया है तो? देखो वही है, एफआईआर के बेसिस पे सोशल मीडिया बिहेवियर, इनका देखो वैसे तो मुद्दा बनता नहीं है कि रिजेक्ट किया जाए, रिकमेंड ही ना किया जाए, बट फिर भी अगर पुलिस ये कह दे कि भाई नॉट रिकमेंडेड, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में बहुत सारी एफआईआर्स के अगेंस्ट में गए भी हैं और उनको फिर बाद में मिला भी है और पासपोर्ट दिया भी गया है। तो देखो फाइनल जो है ना, वो फाइनल जो डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट का होता है और कोर्ट के साथ में मिल करके। पुलिस यहाँ पर केवल एक इंटरमीडिएरी, केवल एक पिलर का काम कर रही है। ऐसा नहीं कि पुलिस ने जो बोल दिया वो फाइनल है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्क्वायर किलोमीटर एरे, जो कि लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। और ये करेगी क्या? देखो स्क्वायर किलोमीटर एरे, SKO, इसको हम शॉर्ट में अब आगे देखेंगे। ये एक इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल के बेसिस पे ये बहुत बड़ी आप कह सकते हो ऑब्जर्वेटरी तैयार की जा रही है, जिसमें लगभग 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो सबसे पहली बात है कि ये करेगी क्या? SKAO करेगी क्या? ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, देखो यूके में इसका हेडक्वार्टर है और ये कोई एक सिंगल टेलीस्कोप नहीं है, ये एक एरे है। एरे का मतलब आप देखो इस तरीके से एंटीनास की एक लाइन होती है या ग्रुप होता है, इसको एरे बोला जाता है, एंटीना एरे। तो ये ग्रुप जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा बहुत बड़े एरिया में, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप देखोगे मैप तो अफ्रीका का मैप इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा इधर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा नीचे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मानो। तो इस तरीके से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ये इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल है, मतलब 2 कॉन्टिनेंट्स में स्प्लिटेड है। और दूसरा इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग है 1.8 बिलियन यूरोस का। इसका फर्स्ट फेज का जो काम है वो अब 10 साल में कंप्लीट होने का चांस लग रहा है। ठीक है, गोल क्या है? यूनिवर्स के एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करना, या फिर कॉस्मिक मैग्नेटिज्म जो है, जो एक कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का डेवलप होना, वो कैसे बनता है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, और जो डार्क एनर्जी है और गैलेक्सीज का जो एवोल्यूशन है उसके बारे में स्टडी करेगा ये। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि ये डिटेक्ट भी करेगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल्स को। अब टेरेस्ट्रियल का मतलब अर्थ के जो सिग्नल्स हैं वो, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ के अलावा जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनसे आने वाले सिग्नल्स को ये डिटेक्ट करेगा और उसके बेसिस पे फिर बाद में स्टडी होगी। तो अराउंड ये टेलीस्कोप है उसमें साउथ अफ्रीका में तो 197 डिशेज होंगी और ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो वहाँ पर 1,31,072 एंटीनाज इंस्टॉल किए जाएंगे। तो ऐसे करके आप देख सकते हो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये आप मेन देखोगे कि ये इंस्टॉलेशन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे होगा। ये है मर्किसन रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, जो कि ऑपरेट की जा रही है कॉमनवेल्थ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, बहुत सारा पार्टिसिपेशन है, इवन इंडिया की तरफ से भी ये इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें मेन 2-3 के नाम मैं लेना चाहूँगा। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और दूसरा है DST। इसके अलावा TIFR नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंडर में चल रहा है। इसी तरीके से IISc, IITs ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। कहने का मतलब इंडिया का भी स्टेक यहाँ पर इन्वॉल्व है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका 2 तो हैं ही, और UK तीसरा जहाँ पर हेडक्वार्टर है ये हो गया। इसके अलावा कनाडा, चाइना, और आगे देख लेते हैं फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, इटली, नेदरलैंड्स, पोर्चुगल, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड ये हैं। USA नहीं है, ये ध्यान रख लेना। अब ये आप देखोगे बहुत से कंट्रीज़ हैं जिनमें, ये 20 कंट्रीज़ हैं, इनमें से 16 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी मेंबरशिप अभी भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं की गई है। पर हाँ, ये फाइनल है कि जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारी तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपनी तरफ से जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट कर देंगी, तो उसी साल ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये अंडर प्रोसेस कैसे आया? देखो ये ट्रीटी है एक तरीके की, आप कह सकते हो SKAO ट्रीटी है। इस ट्रीटी को जब एनेक्टमेंट में लाया गया तो उसके पहले कंडीशन ये थी कि जिस दिन
जिस दिन 6 कंट्री इसकी रेटिफिकेशन कर देंगे, फाइनल कर देंगे, अप्रूवल कर देंगे, उसी दिन ये ट्रीटी एक्शन में आ जाएगी, जिनमें साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये 3 तो थे ही, इसके अलावा पोर्चुगल, नेदरलैंड्स और इटली। इन्होंने जैसे ही किया तो दिसंबर 2020 में ये ट्रीटी जो है वो एक्शन में आ गई, और इसके बाद में अब इसका कंस्ट्रक्शन और ये जो प्रोविजन इन पे काम होना भी शुरू हो गया, और पहली वर्चुअल मीटिंग भी हो गई है। कोविड-19 की वजह से फिजिकल मीटिंग तो हो नहीं पाती, तो एक तरीके से वर्चुअल मीटिंग इसकी हो गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे डिटेल देख सकते हो, कौन वहाँ का कौन मतलब हेड बन रहा है। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है फिलिप डायमंड को, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से हैं, और SKOA के आप देखोगे फ्रेंच बोर्न डॉक्टर कैथरीन कैसरस्काई, वो फर्स्ट चेयरमैन भी बनाए गए हैं SKAO काउंसिल के। तो इंडिया की अभी तक वो फाइनल नहीं है, क्योंकि अभी तक ये फॉर्मल ऑफिशियली एप्लीकेशन नहीं फाइनल हुई ना, बस इंडिया है पार्टिसिपेंट, जरूरी है ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि प्रोटेस्ट टूल किट्स क्या होते हैं और क्या ग्रेटा थनबर्ग ने किया है, क्या शेयर कर दिया जिसकी वजह से ये सारा बतंगड़ फैल रहा है। देखो, साइबर क्राइम सेल जो दिल्ली पुलिस की एक ब्रांच है, उन्होंने FIR रजिस्टर की है उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट में ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जेस ऑफ सेडिशन, देशद्रोह के कानून के आधार पर, कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है, एक षड्यंत्र रचा गया है जिसमें कम्युनिटी में हैट्रेड फैलाया जाए, और वो भी किसके द्वारा, जो ये क्रिएटर है ना, जो इस टूल किट को बनाता है, उसके खिलाफ। अब ये टूल किट क्या है, देखो टूल किट की जो गाइडलाइन, जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं स्वीडिश जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने भी शेयर की। तो ये है क्या टूल किट? देखो, नॉर्मली आप देखोगे तो एक ये इस तरीके के गाइडलाइंस का एक पूरा जत्था है, या मान लो PDF फाइल है, या ऐसे कोई पूरा मैसेज है जिसमें ये बताया गया है कि भाई किस तरीके से, मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एग्जीक्यूट करना, कि किस तरीके से प्रोटेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 26 तारीख को जो ट्रैक्टर रैली निकली, तो उसके पीछे भी ये टूल किट काम कर रहा था। मतलब ये गाइडलाइन है एक तरीके की, जिनको फॉलो करके और गलत काम करवाए जाते हैं। आजकल देखो इंटरनेशनली, हांगकांग में देखो, USA में देखो, अब इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट को देखो, थ्रू आउट वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में लगातार प्रोटेस्ट रजिस्टर किए जा रहे हैं। तो ये टूल किट जो है ना प्रोटेस्ट वाले, ये बड़े फेमस हो रहे हैं। इसमें क्या है, कुछ चीजें ऐसी बनाई जाती हैं जो कि बड़ी इंपल्सिव होती हैं और यूथ को अट्रैक्ट करती हैं, प्रोटेस्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं, और उनको वहां पर अट्रैक्ट करके और फिर बाद में प्रोटेस्ट करवाने के लिए तैयार करती है। तो अभी क्या है, ये जो क्राइम जो आप कह सकते हो, ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानी जा रही है ये टूल किट तैयार करने की, तो FIR में ये बोला गया है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल का तो कोई नाम दिया नहीं है, बट स्पेशल क्राइम ब्रांच में ये जो वहाँ के जो ऑफिसर हैं, उन्होंने ये कहा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बेसिस पे हमने टूल किट किसने तैयार किया है, ये कनाडा बेस्ड एक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, बोला उसने बनाया है, और ये एक प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है। तो बोले ये थोड़ा सा कंसर्न वाली बात हो जाती है। यहाँ पर टूल किट समझाया हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। फिर से एक बार समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, टूल किट क्या होता है? देखो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT है, वो जब टूल किट लाता है, उसका मतलब कुछ गाइडलाइंस लेकर के आता है कि IPR कैसे मिल सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। तो वो जो गाइडलाइंस है ना, वो गाइडलाइंस ही टूल किट कहलाती है, जिनके बेसिस पे फिर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि भाई वाकई में किसी ने पेटेंट करवा रखा है, तो पेटेंट करवाने का पूरा प्रोसीजर उसने फॉलो किया था कि नहीं। समझ गए? वो ही टूल किट इन प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहा है। अब देखो 2011 से अब तक आप देखो इंडिया में या थ्रू आउट वर्ल्ड, स्ट्रीट प्रोटेस्ट हांगकांग में देखे गए, क्लाइमेट प्रोटेस्ट लगातार होते रह रहे हैं, USA में जो कैपिटल हिल वाला हमने देखा था वो हुआ। इनमें कहीं ना कहीं टूल किट का नाम वही आ रहा है कि एक गाइडलाइन दे रखी है कि स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करनी है। और सबसे बड़ी बात, एक ग्रुप है लोगों का जो कि सरकार की पॉलिसी से खुश नहीं है, जैसे इंडिया में, जैसे हर एक कंट्री में कहीं ना कहीं कोई ना कोई है, चाहे चाइना में ही क्यों ना हो। तो इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और इससे क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्रप्शन आता है, और लॉ एंड ऑर्डर डिस्रप्शन आता है तो फिर तो पुलिस को काम करना ही पड़ता है। इसलिए कनाडा का ये जो ग्रुप है ना, जिसने ये बनाया है, उसके अगेंस्ट में ये FIR, मतलब एक तरीके से उसको टारगेट करके बनाया गया। रही सही में टूल किट का काम कब किया, यूज हुआ था इंडिया में, जब anti-CAA प्रोटेस्ट हुए थे फरवरी 2020 में। ठीक है, अब इसमें देखो कि टूल किट में होता क्या है।
देखो अर्जेंट एक्शन कि अभी क्या करना है, इस तरीके की बात लिखी जाती है कि हाँ हमें ट्विटर वॉर चालू करना है। फिर बात की जाती है कि अगला प्रायर एक्शन, जल्दी से जल्दी क्या करना है, हमें जल्दी फोटो मैसेजिंग इनको शेयर करनी है। कहने का मतलब क्या है, हर एक तरीके से प्रोटेस्ट को सॉलिडेरिटी प्रोवाइड करना और एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्ट हो जाए। तो ये है पूरा मुद्दा टूल किट का। बाकी और चीज़ें इतनी काम की है नहीं, मेन चीज़ वो मैंने बता दी ना, वो ही बिल्कुल एक्यूरेट है, ये मान के चलो आप। तो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, तो इसमें आप देखोगे उसमें प्रायर एक्शन के बारे में बात किया गया था कि किस तरीके से, और उस प्रायर एक्शन के अंडर में ही ये 26 तारीख का जो वायलेंस हुआ था ट्रैक्टर रैली के टाइम पे, वो आउटब्रेक हो पाया था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक अपनी तरफ से दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, साइबर क्राइम ब्रांच है, वो इस पर काम कर रही है। आर्टिकल यहीं खत्म है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम आ गए हैं इकोनॉमी पेज पे कि रिटेल इन्वेस्टर्स को अब डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में, ये बात कही है आरबीआई ने। तो शक्तिकांत दास जी ने जब एड्रेस किया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, तब ये चीज़ अलाउ किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो 12 लाख करोड़ रुपए मार्केट से उठाना चाहती है। अब देखो गवर्नमेंट जब मार्केट से पैसा उधार ले तो उधार देने वालों के नंबर्स अगर बढ़ जाएंगे तो गवर्नमेंट को तो सस्ते में लोन मिलेगा ना। एग्जैक्टली वही चीज़ है ये, समझ गए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अलाउ करना कि भैया आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, जो कि सबसे सेफ माना जाता है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो एक इंडिविजुअल क्यों नहीं इन्वेस्ट करेगा जी, जिसके पास में पैसा है, और इससे क्या होगा, सरकार को आसानी से पैसा मिल जाएगा। बस यही है पूरा मुद्दा इस पूरे आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो ये एक रिटेल डायरेक्ट मेथड आप कह सकते हो। ये चीज़ कोई इंडिया में पहली बार नहीं हो रही है, इसके पहले यूएसए में भी हो चुका है, ब्राज़ील में भी हो गए हैं, ठीक है, यूके भी कर चुका है, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ये कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल अगर हम देखें इकोनॉमी पेज पे, उसमें भी यही चीज़ें जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि टू प्रॉन्ज स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जिसमें सीआरआर को राइज किया जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो जो मैंने आपको फर्स्ट आर्टिकल में बता दिया था। तो जिससे क्या होगा, लगभग 1.5 लाख रुपए का जो एक्सेस में अमाउंट पड़ा है ना, उसको एब्जॉर्ब करे। अब देखो मार्केट में अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होती है ना, तो आपको पता ही है जिसकी सप्लाई ज़्यादा उसकी वैल्यू कम। दैट मीन्स आज एक नहाने का साबुन 5 रुपए का आता है और मार्केट में पैसा बहुत सारा हो जाता है, तो वही 5 रुपए का साबुन 10 रुपए में बिकने लग गया। तो साबुन में तो वही मटीरियल लग रहा है ना, पर करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी एक इंपॉर्टेंट काम है आरबीआई के द्वारा जो करना है। तो 2020 में देखो अभी फिलहाल तो बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे साथ में, कोविड-19, लॉकडाउन, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो अभी तो ये एब्जॉर्प्शन किया जा नहीं सकता, बट 2022 आते आते 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का एब्जॉर्प्शन बैंकिंग के द्वारा किया जाएगा, रिजर्व बैंक के द्वारा। अब आप देखो कि सीआरआर अभी कितना चल रहा है, करंटली देखो सीआरआर 3% चल रहा है। और सीआरआर होता क्या है कि जो बैंक है उसके पास में जितना भी डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज हैं उसका नेट निकाल दे। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ लाइबिलिटीज हैं डिमांड और टाइम के नाम पे, और बैंक है वो भी किसी दूसरे बैंक के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट करके रखता है, तो उस पर तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी नॉन एज नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज। उसका 3% अभी आरबीआई के पास में रखना पड़ता है, जो कि 2021 में 27 मार्च को बढ़ा करके कर दिया जाएगा 3.5%, और 22 मई को कर दिया जाएगा 2021 में इसको बढ़ा करके कितना, 4%। ऐसे करके इस फाइनेंशियल ईयर में जो सीआरआर है उसको 3% से बढ़ा करके 4% कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, लिक्विडिटी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया जाए। बट अभी क्या है, लिक्विडिटी मेंटेन करने की जरूरत है। तो करंटली तो आरबीआई ने अपनी तरफ से कोई ना तो रेपो रेट को चेंज किया और ना ही सीआरआर। अब रेपो रेट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। रेपो रेट बेसिकली वो बैंक की रेट होती है जिस पे बैंक्स जो हैं वो आरबीआई से उधार लेते हैं पैसा, और उस पर फिर उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जैसे हम लोग लेते हैं लोन, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। आगे यही रेलेवेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट ने बोरोइंग पे विश्वास रखा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 12 लाख करोड़ रुपए तक उधार लेगी गवर्नमेंट, ठीक है, बजाय कि टैक्सेशन पे। हमने देखा कि एक डीएफआई स्टैब्लिश की जाएगी। तो डीएफआई में आप देखोगे ये कैपिटल मार्केट से पैसा उठा करके फिर बनाया जाएगा। देखो डीएफआई और एआरसी दोनों में बैंक्स का ही रोल प्ले ज़्यादा करवाने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, बस केवल एक बैकिंग प्रोवाइड करेगी कि हाँ गवर्नमेंट भी इसमें साथ लगी हुई है, बट पैसा जो है वो बैंक्स का लगेगा और बैंक ही मार्केट से बोरो करने वाले हैं या फिर राइज करेंगे फंडिंग को, इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। बस गवर्नमेंट का जो रोल होगा वो थोड़ा सा ही रहेगा। और एआरसी इनके बारे में हम ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हैं, डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।